आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलानोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के नाम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं है। पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे कि जिससे आपको डायग्राम इजी लगे, फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएंगे। यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे वॉल लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, नर्वस लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दिखाई नहीं गई है यहाँ पे। उसके नीचे सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर है यहाँ पे। ये दोनों मस्कुलेचर के ही सब पार्ट्स हैं। देन है सीलोम एंड सीलोम इज रिड्यूस्ड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू। और प्रोबोसिस में ही प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स में है सेंट्रल साइनस, हार्ट वेसिकल, बकल डायवर्टिकुलम और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक नेटवर्क रहता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी तो प्रेजेंट है। नेफ्रॉन का जब आप डायग्राम बनाते हो तो वहां पे भी एक ग्लोमेरुलस बनाते हो, और ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन वहां है एक्सक्रीशन में, वही फंक्शन यहाँ पे भी है। उससे नेक्स्ट है पोर ऑफ द सीलोम। प्रोबोसिस सीलोम का यहाँ पे पोर है। यह है कॉलर रीजन। कॉलर रीजन में डोर्सल मीसेंट्री एंड वेंट्रल मीसेंट्री। ऐसे ही ट्रंक रीजन में डोर्सल ट्रंक मीसेंट्री एंड वेंट्रल ट्रंक मीसेंट्री। यहाँ पे जो आपको तो ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल है डोर्सल साइड पे, और वेंट्रल साइड पे वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल है। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, यानी कि फ्रॉम माउथ टू एनस है। इसके जो पार्ट्स हैं वो है माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन और फाइनली एनस। जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज माउथ। पहले बायोलॉजिस्ट को ये लगता था कि जो माउथ है वो परमानेंटली ओपन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माउथ को ओपन कराने में हेल्प करते हैं रेडियल मसल फाइबर्स, और स्फिंक्टर मसल फाइबर्स हेल्प करते हैं माउथ को क्लोज कराने में। इसके साथ साथ जो कॉलर का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वो भी माउथ के ऊपर फोल्ड होकर माउथ की ओपनिंग को क्लोज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट रीजन है माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी एक वाइड स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फूड पास होता है और मूव करता है फेरेंजियल रीजन में। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फेरिंग्स है, ये कंप्लीट पार्ट है फेरिंग्स का। वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है डोर्सल साइड वाला, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो इसे हम कह सकते हैं ब्रेंकियल फेरिंग्स, क्योंकि यहाँ पे गिल्सलिट्स प्रेजेंट है। ये गिल्सलिट्स हैं और वो यू शेप बनते हैं टंग बार की हेल्प से, क्योंकि टंग बार ही इनमें मूव करते हैं, जिसकी हेल्प से ये यू शेप फॉर्म अपनी बना लेते हैं। दूसरा पार्ट है जिसके थ्रू जो फूड मूव करके आया है माउथ, देन बकल कैविटी, फिर फूड को भेजा जाएगा इंटेस्टाइन में। तो ये हो गया डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एंड दैट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स ओपन होता है ऑइसोफेगस में, यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ जो फेरिंग्स के दोनों पार्ट हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो चाहे वो डाइजेशन में रोल प्ले करने वाला हो, दोनों ही ओपन होंगे ऑइसोफेगस में। और ऑइसोफेगस का वो वाला पार्ट जो कंटिन्यूएशन है फर्दर रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द फेरिंग्स का, उसे हम नाम देते हैं पोस्ट ब्रेंकियल कैनाल। फिर ऑइसोफेगस ओपन होती है इंटेस्टाइन में, और जैसा आपको पता है इंटेस्टाइन के फिर फर्दर टू पार्ट्स रहते हैं। एंटीरियर पार्ट इज हेपेटिक रीजन एंड पोस्टीरियर पार्ट इज द पोस्ट हेपेटिक रीजन। हेपेटिक रीजन में कुछ सर्कुलेशंस बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। इस तरह जब आपने डायग्राम बनाया था, इस तरह के स्ट्रक्चर्स इस पर प्रेजेंट थे, और ये ही है हेपेटिक सीके। पोस्ट हेपेटिक रीजन बस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फूड आउटसाइड मूव करता है और फाइनली बॉडी से आउटसाइड रिलीज होता है एनस के थ्रू।
अब हम बात करेंगे कि किस तरह से मेलानोग्लोसस प्रोटोजोन्स, डायटम्स और ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करता है, चाहे वो वाटर में प्रेजेंट हो या फिर सॉइल में प्रेजेंट हो। यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ होती हैं। अगर वो वाटर को अपने अंदर लेता है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होगी रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में, और डाइजेशन की प्रोसेस इस पाथवे के थ्रू होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि प्रॉपर जो मस्कुलेचर है इसकी गट रीजन वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। तो फूड को एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कराने में जो हेल्प करते हैं वो है इसके गट रीजन में प्रेजेंट सीलिया, और जो मस्कुलेचर है वो पुअरली डेवलप्ड है। तो पेरिस्टाल्सिस की जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही, आप उसको कम लगा के चलिए, जो मूवमेंट होगा फूड का वो होगा सीलिया के थ्रू। एक वाटर करंट डेवलप किया जाता है इंजेशन के लिए, वो वाटर करंट होता है प्रोबोसिस के यहाँ पे प्रेजेंट जो सीलिया हैं वो इस तरह का वाटर करंट डेवलप करते हैं कि अंदर की तरफ वाटर एंटर करे, और रेस्पिरेशन के लिए फिर उसी वाटर को ब्रेंकियल रीजन तक लाने के लिए जो गिलस्लेट्स वाले रीजन के सीलिया हैं वो बीटिंग शो करते हैं, जिसकी हेल्प से वाटर मूव करता है माउथ, माउथ टू बकल कैविटी, बकल कैविटी टू फेरिंग्स, और यहाँ पे होता है गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद जो वाटर रहता है उसको आउटसाइड मूव करा दिया जाता है गिल पोर्स के थ्रू, और फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर रह जाता है जो ओइसोफेगस में एंटर करता है तो ओइसोफेजियल पोर्स के थ्रू वो आउटसाइड द बॉडी मूव करता है। तो ये तो था रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, हमें क्या किस पे फोकस करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है, यहाँ से एक वाटर करंट डेवलप किया जाएगा जिसके थ्रू वाटर एंटर करेगा, माउथ के थ्रू होता हुआ जाएगा बकल कैविटी में, और बकल कैविटी से फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से इंटेस्टाइन, फूड पार्टिकल्स को एंट्रैप करने में हेल्प करता है प्रोबोसिस के द्वारा सीक्रेट किया गया म्यूकस। प्रोबोसिस से यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता है जिसमें ये जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको एंट्रैप कर लिया जाता है, और इसी पाथवे के थ्रू वो मूव करते जाते हैं और उनका डाइजेशन भी साथ ही साथ होता रहता है। अगर कुछ फूड पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी पार्ट में एंटर करते हैं तो उनको भी यहाँ पे ओइसोफेगस में रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि फाइनली सारे फूड पार्टिकल्स आएंगे डाइजेस्टिव रीजन में। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन में जैसा मैंने बताया कि प्रोबोसिस से रिलीज होता है म्यूकस, और म्यूकस में प्रेजेंट होता है एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज हेल्प करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। बकल कैविटी और फेरिंग्स वाले रीजन में यहाँ पे भी डाइजेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, और ओइसोफेगस की जो लाइनिंग्स हैं यानी कि वॉल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम से सीक्रेट करती हैं, बट एक्चुअल में भी ये पता नहीं किया जा सका है कि कौन से एंजाइम से रिलीज होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन के हेपेटिक रीजन से कुछ अमाउंट में एंजाइम्स रिलीज होते हैं प्रोटीन्स डाइजेशन के लिए, लिपिड डाइजेशन के लिए और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए। प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएज, लिपिड के लिए लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अमाइलेज। जो डाइजेस्ट हो चुका होता है फूड उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दिया जाता है।